Welcome to all. Myself, Dr. Mayank Kumar Singh. The course name is Fundamental of Economics and Financial Market. This is a Module 1, Lecture 3. पिछले 2 लेक्चर में हमने ये सीखा जाना कि प्रायिकता क्या है, what is the probability, what are the basic vocabularies or the terminology which used in a probability. साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि what are the basic theorem, एडिशनल मल्टीप्लिकेशन एंड इनवर्स प्रोबेबिलिटी के लिए हमने बेस थ्योरम के रूप में प्रोबेबिलिटी के सिद्धांतों को जाना, समझा और देखा। साथ ही साथ हमने रैंडम वेरिएबल और टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल को भी देखा। साथ ही साथ हमने ये भी जाना व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू, हाउ टू कैलकुलेट इट, एज वेल एज व्हाट इज वेरिएंस एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। टुडे वी जस्ट डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। हम यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे कि मूलतः ये कितने तरह के होते हैं। व्यवहार में 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन हम जनरली देख पाते हैं। पहला है बाइनोमियल, दूसरा है पॉइसन और तीसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उसके पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है विच हैव द एप्रियरी एग्जिस्ट, जो पहले से है, जो आपके टेबल में दी हुई है, जिसकी जानकारी आपके पास पहले से ही अवेलेबल है, उसे हम ऑब्जर्व्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से देख सकते हैं। बट व्हेन वी जस्ट इंक्लूडेड द प्रोबेबिलिटी इन अ चांस, तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बनता है हम उसे प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम उसे सिंपली एक मोटा मोटी तौर पे समझ सकते हैं कि इफ वी हैव द 4 कॉइन व्हिच टॉसेस 80 टाइम, 4 सिक्के हैं, उन्हें 80 बार उछाला गया। तो नाउ वी हैव द 5 टाइप ऑफ केस, 0 हेड, 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में जब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात की थी, तो वहां पर दिस इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, आउटपुट ऑफ हेड 1 2 3 4 आर 0। अब जो एक्चुअल रिजल्ट है उसमें 21 टाइम जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हेड की है, 50 टाइम जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 हेड की है, 17 टाइम जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 हेड की है, 11 टाइम जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 हेड की है, 16 टाइम फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 हेड की है। 21, 15, 17, 11 and 16, the sum is 80। तो 4 कॉइन 80 बार उछाले गए। लेकिन अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि इफ वी जस्ट फ्लैप a 4 coin 80 times or 1 time, then the probability of a coming 0 head is 1 upon 16. The probability of a 1 head is 4 upon 16. The probability of the 2 head is 6 upon 16. The probability of a 3 head is 4 upon 16. The probability of 4 head is 1 upon 16. Now we just multiply by the number of tosses. It means 80 into 1 upon 16, 5. So 5 is a frequency, it's nothing but the expected. It's nothing but the expected frequency. The 20 is the expected frequency of coming 1 head. The 30 is the expected frequency to coming 2 head. The 20 frequency is coming to the 3 head, and the 5 frequency is coming the 4 head. The sum of the 5, 20, 30, 20 and 5 is also 80. But यहाँ 2 तरीके की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है। एक ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी जो पहले से दी हुई है, जो पहले से आपके सिस्टम में जनरेटेड है, लेकिन जब आपने प्रोबेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट करते हुए, जब आपने घटना के घटने के पहले ये जानने का प्रयास किया कि हाउ मेनी टाइम्स द 0 हेड, हाउ मेनी टाइम द 1 हेड अकर्ड, हाउ मेनी टाइम द 2, 3 और 4 हेड अकर्ड, तो हमें जो फ्रीक्वेंसी मिली ये घटना घटने के पहले है। इसका मतलब दिस इज अ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो जब हम प्रोबेबिलिटी या आउटकम ऑफ हेड के साथ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, ऑब्जर्व्ड को जब हम छोड़ देते हैं, हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को टारगेट करते हैं, तो हम इसे प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह के होते हैं। पहला है हमारा फाइनाइट या जिसे हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो उसके 2 जनरली यूज होते हैं, पहला बाइनोमियल, दूसरा है पॉइसन। और जो हमारा जो दूसरा रैंडम वेरिएबल था, जैसे हमने पिछली
लेक्चर में देखा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसका एक उदाहरण हो सकता है व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज कंटिन्यूअस. तो वी जस्ट स्टार्ट विद द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन is with the binomial distribution. Binomial distribution is given by the Bernoulli 1713 और बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ यूज होता है जहाँ पर हमारे पास घटना के घटने की प्रायिकता और न घटने की प्रायिकता करीब करीब बराबर होती है. इसका मतलब हम इसे ऐसी जगह यूज करते हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेवरेबल केस इज एज इक्वल द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अनफेवरेबल केस. ये बहुत पास होते हैं एंड दे हैव द फाइनाइट वैल्यू. तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास जो केस बनते हैं हम उन्हें कहते हैं Q प्लस P टू पावर N. N का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्रायल. अब अगर हमारे पास X या R अगर हमारे पास फेवरेबल केस के टारगेट हैं तो हम इसे लिखेंगे Q पावर N प्लस NC1 Q पावर N माइनस 1 P पावर 1 NC2 Q N minus 2 P power 2 NC3 Q N minus 3 P power 3 and so on ये जाएगा P to power N. This is a expansion. तो इसे हम basically expand करते हैं NCR P to the power R NCR. This is a particular case and this is a distribution. जैसे मान लिया हम एक सवाल के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास कर सकते हैं. जैसे मान लिया कि वी हैव 8, एक कॉइन को हम 8 टाइम टॉस करते हैं और वो अनबायस्ड है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू ऑब्टेनिंग मोर देन 5 हेड. माने हमारे पास क्या प्रायिकता है कि जो हेड है वो 5 से ज्यादा हो. अगर किसी भी सिक्के को 8 बार उछाला जाएगा तो 5 से ज्यादा में 3 केस इंक्लूड होंगे. पहला 6 हेड, 7 हेड एंड 8 हेड. तो 6 हेड आए या 7 हेड आए या 8 हेड आए, वी जस्ट यूज द वर्ड ऑफ आर. तो यहां पर एडिशनल थ्योरम काम करेगा. वी जस्ट ऑल्सो एक्सप्लेन्ड इट इन लेक्चर 1. तो हम पहले प्रोबेबिलिटी पकड़ना चाहेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की टू कमिंग द 6, फिर हम देखेंगे कमिंग टू द 7 और फिर तीसरा देखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ द 8 हेड. 6 हेड 8C6 द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 माने P/6. घटना घटने की प्रायिकता कितनी बार 6, 1/2 न घटने की प्रायिकता 2, 8 बार उछाला गया है तो 2. तो 8C6 1/2 पावर 6 1/2 पावर 2 प्लस 7 8C7 1/2 पावर 7 1/2 पावर 1 तो 1 लिखते नहीं. फिर 8 हेड माने सबके साथ हेड हो, ये होगा 1/2 पावर 8. जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 37 डिवाइडेड बाई 256. तो दिस इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें कुछ कांस्टेंट वैल्यू पता होनी चाहिए. कांस्टेंट वैल्यू भी हम कैलकुलेट करते हैं जिसमें सबसे पहले होता है मीन. तो मीन इज नथिंग बट द एक्सपेक्टेड वैल्यू एज वी लर्नड अर्लियर. तो एक्सपेक्टेड एक्स एनपी का मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल, पी का मतलब है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेवरेबल केस, वो मीन हो गई. वेरिएंस इज नथिंग बट द एनपीक्यू, एन मींस नंबर ऑफ ट्रायल, पी the probability of the favorable case, q the probability of the unfavorable case. The first central moment is 0, the second central moment is npq, the third central moment is npq q minus p, and this is a check for the squamous also. The fourth central moment 3n square p square q square plus npq 1 minus 6pq. The beta 1 is q minus p square divided by npq, and the beta 2 is equal to 3 plus bracket 1 minus 6pq divided by npq, and beta 2 is also for the checking of the kurtosis. If the थर्ड मोमेंट की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो हम कहेंगे कि द स्क्वायरनेस इज नेगेटिव. अगर ये 0 आती है तो हम कहेंगे देयर इज अ 0 स्क्वायरनेस. अगर ये पॉजिटिव आती है तो हम कहते हैं देयर इज अ पॉजिटिव स्क्वायरनेस. ऐसे ही जब हम कुर्टोसिस की बात करेंगे तो वी डिसाइडेड द कुर्टोसिस इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन अगेंस्ट द बीटा 2. अगर बीटा 2 की वैल्यू 3 के बराबर है, इफ द बीटा 2 is equal to 3, तो this is a mesocortic. ये एक सामान्य ऊंचाई का होगा. If the beta 2 is greater than 3, this is a leptocortic.
इफ द बीटा 2 इज लोअर देन 3, तो ये आपका प्लेंटी-कोटिक का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट होगा। हम इसे एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे मान लिया कि वी जस्ट फ्लैप अ 4 कॉइन। तो अगर हम 4 कॉइन को हम फ्लैप करते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे q प्लस p टू द पावर 4। तो ये होगा हमारा 1q पावर 4 प्लस 4c1 p1q पावर 3 प्लस 4c2 p2q पावर 2 प्लस 4c3 p पावर 3q प्लस p पावर 4। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। अब अगर मान लिया हम किसी भी टॉस कॉइन करते हैं तो जो प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल केस की वो होगी 1/2 अगर हेड के संदर्भ में है, और हेड ना आए अनफेवरेबल केस की प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो हम इसे लिखेंगे 1/4 पावर 4 प्लस nc1 इट मीन्स 4 1/2 पावर 3, फिर 4c2 की वैल्यू 6 1/2 पावर 2 1/2 पावर 2, 4c3 की वैल्यू है 4 p टू द पावर 3 1/2 पावर 3 इंटू q 1/2 प्लस p अपॉन 4 1/2 पावर 4। 1/4 की वैल्यू हो गई 1/16, 4/16, 6/16, 4/16 प्लस 1/16। q अनफेवरेबल केस की प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब 1/16 दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड, कोई भी हेड ना आए। 1 हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/16, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/16, 3 हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/16 और ऑल हेड की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/16। दिस इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसी सवाल को हम आगे बढ़ा दें और कहें कि द 4 कॉइन इज टॉसेस 80 टाइम, तो यहां जो हमारा प्रोबेबिलिटी एक्सपेंशन है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल N, एंड कैपिटल N इज अ 80। अब ये 80 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस इज अ 5, दिस इज अ 20 एंड 30 एंड 20 एंड 5, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो दिस इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे पास्कल ने एक ट्रायंगल के रूप में भी बताया। जैसे मान लिया कि वी हैव द टू केसेस p एंड q, तो पास्कल ने कहा 1 1, सेकेंड केस होगा 1 2 1, फिर 1 3 3 1, 1 4 6 4 1, 1 5 10 10 5 1, 1 6 15 20 15 6 1। तो दिस इज अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को पास्कल ने कहा कि जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें q प्लस p पावर एन एक्सपेंड होता है तो हमें इस तरीके से केस मिलते हैं। तो दिस इज अ पास्कल ट्रायंगल, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलें, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, जिसे पॉइसन ने दिया था, ये डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर काम करता है, वहां पर हम इसे इनकॉर्पोरेट करते हैं जहां पर घटना घटने की संभावना बहुत ही कम होती है। इट मीन्स द p is tends to 0 and q is tends to 1। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वहां यूज होता है जहां पर p is near to q and both are the finite value। लेकिन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन वहां यूज होता है जहां पर घटना घटने की प्रायिकता बहुत ही थोड़ी हो, इसका मतलब फेवरेबल केस बहुत ही थोड़ा हो, जिसको हम जानना चाहते हैं। जैसे मान लिया कि प्रोबेबिलिटी द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन अ पर्टिकुलर रोड, किसी भी रोड पर एक्सीडेंट होते हैं उसकी प्रायिकता क्या होगी, उसके केस कितने होंगे। किसी भी रोड पर दिन भर में बहुत सारी गाड़ियां, असंख्य गाड़ियां जाती हैं, अगर उसमें एक्सीडेंट होंगे तो 1-2 होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/1 लाख 2 लाख 3 लाख। तो डिनोमिनेटर इज वेरी हाई, न्यूमरेटर इज 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.00001, इसका मतलब इज टेंस टू 0। जैसे हम ये कह सकते हैं कि आसमान में एक रात में कितने तारे टूटे, आसमान में देयर इज एन नंबर ऑफ, दिस इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टार, रात में कितने तारे टूटेंगे, दिस इज अ न्यूमरेटर एंड डिवाइडेड बाय द इनफाइनाइट वैल्यू। तो p इज अ वेरी लेस एंड q इज अ वेरी हाई। क्यों? क्योंकि q इज नथिंग बट 1 माइनस p। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, वहां पर हम यूज करते हैं लैम्डा। लैम्डा इज नथिंग बट द मीन, लैम्डा की यही वैल्यू है मीन, जो बाइनोमियल में np थी
वो यहाँ हम लैम्डा करते हैं, और यहाँ पर जो हमारा फार्मूला होता है वो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का ये होता है लैम्डा टू द पावर एक्स। एक्स का मतलब होता है द फेवरेबल केस जिसे हम निकालना चाहते हैं, द ट्रायल्स, द आउटकम्स, ई टू द पावर माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल। जो ई है दिस इज अ यूलर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.71828 या इसे हम 2.7123 भी कह सकते हैं। ये है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का एक सिंपल सवाल हम यूज कर सकते हैं कि इन अ कैफे देयर इज अ कस्टमर arrives at the mean rate of the 2 per minute. Find the probability of the arrival of 5 customer in a 1 minute using the Poisson distribution formula. तो 2%, तो this is a lambda is a 2, 5 कस्टमर, हम 5 कस्टमर की प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहे हैं, हमारा जो फेवरेबल केस है जिसे हम जानना चाह रहे हैं, दिस इज x। तो हम देखेंगे हमारा जो फार्मूला होगा वो होगा e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा द पावर x एंड द x फैक्टोरियल। जहां लैम्डा है वहां हम 2 रखेंगे, जहां x है वहां हम 5 रखेंगे। जो आंसर होगा वो होगा 0.036। दिस इज द आंसर। अब अगर हम परसेंटेज में कहना चाहें तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो हमारा उत्तर होगा कि देयर इज अ 3.6% चांस टू अराइवल ऑफ 5 कस्टमर इन अ मिनट इन अ पर्टिकुलर कैफे। इसी के साथ अगर हम कांस्टेंट वैल्यू देखना चाहें तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन वैल्यू है वो है लैम्डा, लैम्डा इज नथिंग बट द एनपी। द वेरिएंस ऑफ लैम्डा इज एनपीक्यू। The first central moment is a NP, the second is also NP, the third is also NP, the fourth central moment is 3 lambda square plus lambda, beta 1 is 1 minus lambda and beta 2 is equal to 3 plus 1 upon lambda. This is a constant value of the Poisson distribution. Poisson distribution के हम एक सवाल और देख सकते हैं। पहले जैसे मान लिया कि हम Poisson distribution में जो हमारे पास सबसे पहले जो सॉल्व करना होता है वो है e to the power माइनस लैम्डा। हम इसे सॉल्व करना भी सीख सकते हैं, हम इसे लॉग टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि इसमें e टू द पावर माइनस लैम्डा है, अब मान लिया कि हम ये कहते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो लैम्डा की वैल्यू है 2, तो e टू द पावर -2, e टू द पावर -2 हम देखना चाहते हैं, तो हम इसे देखेंगे e टू द पावर -2 इज इक्वल टू एंटीलॉग -2 इंटू लॉग E। एंटीलॉग -2 लॉग E की वैल्यू है 2.71818, एंटीलॉग -2 लॉग 2.71818 की वैल्यू होती है 0.4343। अब हम एंटीलॉग लेंगे 0.2 इंटू 4.43, तो इसकी वैल्यू आएगी -2 इंटू 4343, ये हो जाएगा 8686। अब ये माइनस में है ये वैल्यू, तो यहां हम ये देखेंगे कि जो इसका सबसे नजदीकी फुल नंबर है उसे हम एक बार माइनस करेंगे, एक बार प्लस करेंगे। चूंकि यहाँ दशमलव में है, दिस इज इन अ डेसिमल, तो हम इसे जो है एक बार प्लस कर देंगे 1 से और एक बार माइनस कर देंगे, तो दिस -1 + 1 -8686। अब माइनस को अलग रखेंगे और प्लस के साथ इसे हम एडजस्ट कर देंगे, और जो हमारा माइनस है उसे हम लिख देंगे 1 बार, और ये पॉइंट में हो जाएगा हमारा 0.1314। अब 0.1314 का हम एंटीलॉग देखेंगे तो दिस इज अ 1353, और यहाँ 1 के ऊपर बार है 1 बार, तो हम 1 अंक पर इसका डेसिमल लगा देंगे। दिस इज अ वैल्यू ऑफ e टू द पावर -2। इस तरीके से हम इसे देख सकते हैं। अब हम इसके सवाल भी दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि अगर लैम्डा की वैल्यू आपके एग्जाम में, आपके प्रॉब्लम में नहीं दी हुई है, तो हम इसे पहले लैम्डा कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक सवाल है कि दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डिफेक्टिव बल्ब इन अ पर्टिकुलर मशीन, अ पर्टिकुलर फैक्ट्री इज 0.02। If the particular factory is produce 500 bulb, then find the probability कि there is a 5 bulb defective, 5 बल्ब डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इस सवाल में प्रोबेबिलिटी है 0.02, हमारे पास n नंबर है, दिस इज 500, तो हम यहाँ लैम्डा कैलकुलेट करेंगे 0.02 इंटू 500, तो हमारे पास आएगा लैम्डा की वैल्यू 10। तो हमारे पास जो सवाल होगा दिस इज
द 5 बल्ब हमारे पास डिफेक्टिव हो तो x इज इक्वल टू 5। तो हमारा सवाल होगा e टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर 5 फैक्टोरियल। हम इसे सॉल्व करेंगे और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर -10 की वैल्यू आएगी 0.00045 इंटू 10 टू द पावर 5 तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 and 5 factorial is 4 into 4, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.03575। This is a probability there is a 5 bulb defective in a particular production of a factory or a machine। इसका मतलब 3.75% जो है हमारा डिफेक्टिव प्रोबेबिलिटी है कि वो सिर्फ या वो मशीन या वो कंपनी 5 बल्ब को डिफेक्टिव प्रोड्यूस करेगी। दिस इज अ प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो दोनों डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल और पॉइसन, ये तभी काम करते हैं जब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के साथ चले। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा जो रैंडम वेरिएबल है वो डिस्क्रीट ही हो। कभी कभी हमारा जो रैंडम वेरिएबल होता है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। इसका मतलब वी जस्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू इन अ रेंज। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल होता है। तो बेसिकली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंडम वेरिएबल टाइप ऑफ अ नॉर्मल। इसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, जिसमें हमारा जो पैरामीट्रिक वैल्यू है, जो हमारा जो रीजन है, जो हमारा रेंज है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मीन टू वेरिएंस होता है। तो इसमें हम किसी भी चीज, किसी भी जो डेटा होती है उसके माध्य से दूरी देखते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। डिस्टेंस फ्रॉम द मीन, कहीं कहीं इसे हाइट फ्रॉम द मीन भी कहा जा सकता है। तो हमारा अगर डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो उसे लिखने का तरीका है कि x इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम इट्स मीन टू वेरिएंस। तो अगर हमें किसी भी डेटा का अगर हमें डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना हो तो हम उसे जनरली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन में हमको दो ही चीजें पता करनी होंगी, पहला उसका मीन और दूसरा उसका वेरिएंस। तो ऐसी स्थिति में अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के साथ बात करें, हमने ये आपको बताया है if the random variable is a discrete तो वहां पर probability mass function होता है, but if the probability function is a continuous तो वहां पर जो function है वो probability density function के रूप में काम करता है। तो वहां पर जो हमारी माध्य से दूरी होती है वो होती है 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई e टू द पावर -1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट x माइनस x म्यू स्क्वायर divided by sigma square 1 upon pi under root 2 sigma 2 pi e to the power -2 x minus mu x bar minus mu divided by sigma square। This is a concept of normal distribution। normal distribution में हमें एक कर्व मिलता है, इस कर्व में ये मीन होता है जो हमारे मिड पॉइंट में होता है और इसके दोनों तरफ हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो फैले होते हैं। अगर हम एक स्टैंडर्ड डेविएशन बाएं या एक स्टैंडर्ड डेविएशन दाएं जाते हैं तो देन एरिया व्हिच विल बी कवर इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ परसेंटेज इज 68.27%। अगर हम 2 सिग्मा चलें, अगर हम 2 सिग्मा चलें दाएं और 2 सिग्मा बाएं चलें देन द एरिया कवर इज 95.45%। और अगर हम 3 सिग्मा इधर और 3 सिग्मा इधर चलें तो हमारे पास जो एरिया होता है वो होता है 99.73%। लेकिन अगर हम 4 सिग्मा चलें, अगर हम मीन वैल्यू से प्लस माइनस 4 सिग्मा चलें तो जो एरिया कवर होगा वो 99.9% होगा। इसका मतलब कि 1%, 0.01% जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो छूट जाएगा। इस प्रॉपर्टी को एसिम्प्टोटिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कर्व है वो अनंत पर जाके टच होता है, लेकिन जहां तक हम कैलकुलेशन करते हैं वहां तक ये टच नहीं हो पाता। अगर हम कांस्टेंट वैल्यू की बात करें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है मीन। मीन इज नथिंग बट द सिंपल एक्स बार, वेरिएंस इज नथिंग बट द सिग्मा स्क्वायर, फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू इज इक्वल टू द 0, second central value is a sigma square, the third central moment is a 0 and this is a checking of the squareness। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है 0। इसका मतलब ये है कि इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देयर इज अ स्क्वायरनेस वैल्यू इज 0।
इसका मतलब कि हमारा जो कर्व होता है नॉर्मल कर्व, उसमें कोई भी किसी भी तरह का स्क्वेनेस नहीं होता। इसका मतलब देयर इज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा राइट एंड लेफ्ट। इसका मतलब 50% जो डेटा है वो मीन से दाहिने और जो 50% डेटा है वो मीन से बाएं छिटका होता है। जीरो स्क्वेनेस होता है। फोर्थ सेंट्रल मोमेंट इज अ 3 सिग्मा पावर 4। बीटा 1 इसमें 0 होता है एंड बीटा 2 इज अ 3। इसका मतलब ये है कि जब बीटा 2 3 है, बीटा 2 3 है, इसका मतलब हमारे पास जो कुर्टोसिस है वो कुछ नहीं, वो मेसोकोर्टिक होता है। इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा कुर्टोसिस है वो मेसोकोर्टिक है, वो सामान्य ऊंचाई का है। मेसोकोर्टिक और उसके साथ एक प्लेंटिकोर्टिक और लेप्टोकोर्टिक होता है। अगर हमारे पास सामान्य जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत छोटी ऊंचाई का है तो हम इसे प्लेटिकोर्टिक कहते हैं, छोटी ऊंचाई का। इसमें जो बीटा 2 की वैल्यू होगी वो 3 से कम होगी, जो बीटा 2 की वैल्यू होगी वो 3 से कम होगी। लेकिन अगर हमारी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, कुत्ता थोड़ी बड़ी है, तो यहाँ पर जो बीटा 2 की वैल्यू है वो 3 के बराबर होती है। लेकिन एक मध्यम ऊंचाई होगी तो जो 3 के बराबर होती है, दिस इज अ आइडियल कुर्टोसिस जो होता है वो 3 के बराबर है। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के शेप होते हैं। यहां से हम दाएं या बाएं सिग्मा के हिसाब से चलते हैं और इसी पे डिवाइड होता है द नंबर ऑफ परसेंटेज। जैसे हमने ये हमारा परसेंटेज है कि अगर हम एक सिग्मा अगर इधर उधर चलें तो जो हमारा परसेंटेज है वो 68.27 है। अगर हम 2 सिग्मा दाएं बाएं चलें तो हमारा जो परसेंटेज है वो 95.45% है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो अगर हम 3 सिग्मा दाएं या बाएं जाते हैं तो हमारे पास जो टोटल एरिया जो एक्सप्लेन हो जाता है इसका, ये 99.72% एरिया डिस्क्राइब होता है, जिसमें हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यही जो एरिया है वो आगे चल के हमारे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिवाइड और डिफाइन करती है। लेकिन अगर मान लिया कि हम एग्जैक्ट 5% पे काम करें, इसका मतलब यह है कि 95% एरिया कवर होगा, तो हम ये मानते हैं कि सिग्मा में प्लस माइनस होना चाहिए 1.96 सिग्मा। माने अगर हम मीन में 1.96 सिग्मा प्लस और माइनस करें तो जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका 95% हिस्सा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर हमें 95% हिस्सा एक्सप्लेन करना है तो जैसे 2.58, जब हम 2.58 ले जाएंगे, और अगर हमें 95% हिस्सा एक्सप्लेन करना है तो जैसे 2.58, जब हम 2.58 ले जाएंगे तो हमारे पास 99% एरिया इज एक्सप्लेन बाय द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो वो एक इंटरवल एस्टिमेशन के रूप में काम करता है और वहां पर हम मीन वेरिएंस के साथ स्टैंडर्ड एरर को प्लस माइनस करके अपना काम करते हैं। जैसे मान लिया कि वी जस्ट एस्टिमेटेड द मीन एंड वी जस्ट चेक विद द पैरामीटर, तो हम इसे लिखते हैं x बार माइनस प्लस 1.96 स्टैंडर्ड एरर, ये हमारा रेंज बन जाएगा। इसे हम लिखेंगे x बार माइनस 1.96 सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट n। ये छोटा होगा म्यू से या म्यू बड़ा होगा x बार प्लस 1.96 सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट n। दिस इज अ स्टैंडर्ड एरर। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो है एक्सप्लेनेशन ऑफ एरिया, एक्सप्लेन्ड एरिया। जो एरिया एक्सप्लेन्ड होता है उसी में हम एस्टिमेशन करते हैं, उसी में हमारी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करती है, उसी में हम अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ओन करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में देखा व्हाट इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू यूज व्हाट इज अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ टू यूज एज वेल एज व्हाट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज अ यूज। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।